हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी टीचर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करे थे, है ना। बेस बनाया था कि इम्यूनिटी क्या है, कैसे कैसे टाइप की इम्यूनिटी होती है, और हम लोगों ने टर्म्स पढ़े थे जो हम लोग इस चैप्टर में आगे यूज़ करने वाले हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम, यानी कि ये वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी को, आपको क्या कर रहा है, बचा के रख रखा है। अब ये बचा के रख रहा है आपको, ठीक है। अब बचा के कैसे कैसे रख रहा है, क्या क्या चीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, वो सारा आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो टॉपिक करेंगे, हम लोग करने वाले हैं दो टाइप ऑफ इम्यूनिटी हम लोग पढ़ेंगे। सेलुलर इम्यूनिटी पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनाइजेशन, और हम लोग करने वाले हैं HLA सिस्टम, ठीक है। तो आज हम लोग ये 3-4 टॉपिक करने वाले हैं। सारे टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक नहीं है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, है ना। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम से। अब जब हम लोग ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। पहला लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यूज, lymphocytes, and fourth soluble substances like एंटीबॉडीज। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको आपके ह्यूमन इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें प्रेजेंट है, और आपकी बॉडी को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रही हैं, बचा के रख रखी हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं? पहला है हमारा lymphoid organs, lymphoid tissues, lymphocytes, ठीक है। और फोर्थ है हमारी एंटीबॉडीज, जो क्या कर रही हैं, जो आपकी खिदमत में पूरे टाइम प्रेजेंट है ना। मतलब बहुत सेवा कर रही है ना, आपको बचा के रख रखा है इन्होंने बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे, किन सब चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजन से बेसिकली, है ना। तो अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे पास 2 तरह के हैं, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। LO रिप्रेजेंट लिम्फॉइड ऑर्गन, ये चीज़ भूलनी नहीं है, मतलब ऐसे मत बोलो कि क्या लिख दिया है। और दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्म्स पहले भी यूज कर चुके हैं हम लोग। अब जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है बच्चों, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं बोन मैरो की, और हम लोग बात करते हैं किसकी, थाइमस की, ठीक है। बोन मैरो एंड थाइमस आर दी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इसके अलावा जब हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग को पढ़ना है स्प्लीन के बारे में, ठीक है। ये टर्म सुन रखे होंगे आपने, है ना, और नहीं सुने तो बहुत पढ़ने की जरूरत है ना। स्प्लीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेयर्स, पैचेस आ जाते हैं किसके अंदर, आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अब जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, बोन मैरो को पढ़ रहे हैं, थाइमस को पढ़ रहे हैं, थाइमस आपने और कहाँ पढ़ा है, सोचो, याद करो कि थाइमस हमने कहाँ पढ़ा था। जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे बच्चों, तो आपने क्या पढ़ा था, सोचो कहाँ पढ़ा था। एंडोक्राइन सिस्टम में भी हमने थाइमस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एंटीबॉडीज और इन सब की बात ऑलरेडी एक बार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने इनको डिवाइड तो कर लिया। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं क्या
क्या है ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम में, है ना, ह्यूमन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इनकी बात करें तो क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन क्यों है हमारी बॉडी में, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ भी प्रेजेंट है तो वो सिर्फ ऐसे शो ऑफ के लिए नहीं है, है ना कोई फंक्शन है। अब जो ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ना बच्चों, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है, यहां पर हो रही है ओरिजिन, यहां हो रहा है ओरिजिन, मैच्योरेशन and proliferation of lymphocytes। क्या हो रहा है यहां पर, हो रहा है मैच्योरेशन, सबसे पहले तो बन भी यही रहे हैं, मैच्योर भी यही हो रहे हैं, और प्रोलीफरेट यानी कि नंबर में इंक्रीज भी कहाँ हो रहे हैं, यही लिम्फॉइड ऑर्गन में हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ना, यानी कि ये जो हमने बोन मैरो पढ़ी, हमने ये पढ़ा थाइमस पढ़ा, इन दोनों में क्या हो रहा है, प्राइमरी में क्या होता है, हम लोगों ने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया था बच्चों तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइमरी वो टेस्टिस, है ना। अब उस टेस्टिस में क्या हो रहा था, टेस्टिस में कुछ बन रहा था, वहां पर स्पर्म फॉर्मेशन हो रही थी। यहां पर भी ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ना बच्चों, यहां पर भी कुछ बन रहा है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या बनता है, लिम्फोसाइट्स बनते हैं, तो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर भी लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, और यहां पर लिम्फोसाइट कुछ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, ये लिम्फोसाइट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, कलर चेंज कर लेती हूं, ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे पास इमैच्योर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इमैच्योर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। इमेच्योर हैं यानी कि बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी अभी बने हैं। इमेच्योर जैसे हम लोग होते हैं ना बचपन में, बिल्कुल जो जो दे दे मतलब उसकी बात मान जाते हैं, भोले होते हैं ना, तो अभी क्या है, ये भोला बच्चा है। अब ये भोला बच्चा थोड़ा थोड़ा प्यूबर्टी वाली एज में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा इमेच्योर से थोड़ी सी मेच्योरिटी वाली एज में आना शुरू करेगा। ऑल्दो हम लोग उस समय भी मेच्योर नहीं होते, है ना, 8वीं 9वीं 10वीं हम लोग बिल्कुल मेच्योर नहीं होते, है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। तो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स यहाँ पर क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। इट कैन डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। अभी इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि उसको पता है क्या कि हमारे सेल्स कौन से हैं और बाहर के सेल्स कौन से हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी आ रही है वो इस डिफरेंशिएशन से आ रही है। उसको पता चल रहा है कि मेरा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, इसको सब पता है। तो यहाँ पर ये जो बोन मैरो है और थाइमस है क्या कर रहे हैं, दोनों में क्या हो रहा है, एक तो ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन के अलावा क्या हो रहा है, वो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग बोन मैरो की बात करते हैं तो आपने टिश्यूज चैप्टर पढ़ा होगा, आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा होगा। वहां पर हम लोगों ने पता था कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स कहाँ बनते हैं, इसी बोन मैरो में बन रहे हैं। अब ये बोन मैरो में आपका क्या बन रहा है, आरबीसीज बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज भी बन रहे हैं, प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं। ये सब कुछ कहाँ बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है। यानी कि ओरिजिन लिम्फोसाइट्स का भी ओरिजिन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो के अंदर हो रहा है। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं बच्चों थाइमस की,
तो अगर आपको एंडोक्राइन वाला चैप्टर याद है, और आपको याद होना चाहिए, अगर आप 12th के लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको एंडोक्राइन याद होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ये जो थाइमस है, थाइमस आपके ब्रेस्ट बोन के बीनीथ प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट बोन के बीनीथ ये आपको थाइमस प्रेजेंट मिलेगा। और जब हम लोग पैदा होते हैं, या जब ये थाइमस पहले, सबसे पहले हमारी बॉडी में प्रकट होता है, तो उस समय इसका साइज बड़ा होता है ना, इसका साइज बड़ा होता है। लेकिन जैसे 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 हम लोग टाइम के साथ बड़े हो रहे हैं, तो एट दी एंड इसका साइज बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। मतलब इतना मानो कि एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को थाइमस का मिलेगा, है ना। सोचो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इसके साइज के अंदर। ठीक है, क्लियर है। और ये डिफरेंस कब आएगा बच्चों, ये डिफरेंस कब तक आएगा, ये डिफरेंस आता है बच्चों प्यूबर्टी वाले एज तक। प्यूबर्टी तक क्या होगा, प्यूबर्टी तक आपका जो थाइमस है, जो बहुत बड़ा सा प्रकट हुआ था, मतलब इतना बड़ा नहीं बट बड़ा प्रकट हुआ था, लेकिन अब उसका साइज क्या हो गया है, थोड़ा बहुत मतलब कम हो गया है, रिड्यूस होता जाता है। प्यूबर्टी तक ये साइज रिड्यूस होता जाता है। अब ये दोनों मिलके पहली चीज क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरी चीज ये क्या कर रहे हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स को, आपको पता होना चाहिए लिम्फोसाइट हमें बी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट्स को या लिम्फोसाइट्स को एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जिसके वजह से वो लिम्फोसाइट थोड़ा मैच्योरेशन वाले प्रोसेस में जाएं। अब वो मैच्योरेशन होके कहाँ जा रहे हैं, वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। उस मैच्योरेशन से क्या हो रहा है, वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं किसके पास, हम लोग आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास। ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है ना बच्चों, क्या हुआ यहाँ पर, ओरिजिनेशन हो गया, थोड़ा सा मैच्योरेशन, थोड़ा मैच्योर हुआ है, थोड़ा है ना, प्यूबर्टी में आके जो हमें लगता है ना हम बड़े हो गए हैं, थोड़े से हुए होते हैं हम लोग बड़े, है ना। तो यहाँ पर हमारे थोड़ा सा मैच्योरेशन स्टार्ट हो गया। अब स्प्लीन अगर आपको याद हो, अगर आपको ये टर्म स्प्लीन याद हो बच्चों, तो आपको पता होगा, ये भी आपने कहाँ पढ़ा है, ब्लड वाले चैप्टर में, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, इसका नाम सुना ही होगा। और जनरल नॉलेज होती है कि हमें इसके बारे में पता ही होता है। क्या है, आरबीसी से रिलेट करके चलो, क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो कैसा ऑर्गन है, बीन शेप्ड ऑर्गन है ये, बीन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, यहां पर आपकी जो आरबीसी, जिनका लाइफ स्पैन इज 120 डेज, है ना, आरबीसीज का लाइफ स्पैन इज 120 डेज। ठीक है, उनका लाइफ स्पैन जैसे ही क्या होता है, खत्म होता है, वो आके स्प्लीन में बैठ जाती हैं। यानी कि यहाँ ये क्या है, स्प्लीन को और क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कौन है, स्प्लीन है। यानी कि अगर आप सोचो, कहीं ना कहीं ये उन आरबीसीज को जो आप किसी काम के नहीं है, किसी काम के इन द सेंस अब जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया है, उसको अपने पास रख लेती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर रहा है, क्या कर रही है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मैच्योरेशन हो रही है लिम्फोसाइट्स की, प्रोलिफरेशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है बच्चों, फैगोसाइट्स प्रेजेंट है। अब फैगोसाइट्स हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। फैगोसाइट्स क्या होते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म किसी सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइट्स। तो ऐसे फैगोसिटिक सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या इंश्योर करती है, ये इंश्योर कर रही है कि ब्लड बोर्न डिजीजेस, यानी कि ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस ना हो, है ना। मतलब इसकी कोशिश ये रहती है, इंश्योर
कर सकती है, कोशिश कर सकती है, बाकी सब कुछ डिपेंडेंट अब वो पैथोजन कितना ज़्यादा हार्मफुल आ रहा है उस पर भी करता है, और तुम्हारी बॉडी कितनी तैयार है उसके लिए उस पर भी करता है, दोनों चीज़ों की तरफ डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा कि बोन मैरो क्या है, हमने पढ़ा थाइमस क्या है, और हम लोगों ने पढ़ लिया है स्प्लीन क्या है। स्प्लीन के अलावा जब हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लिम्फॉइड सेकेंडरी ऑर्गन्स है, तो जो दूसरा हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है, दीज आर लिम्फ नोड्स। क्या है? पेयर्स पैचेस भी है। इसके अलावा क्या है, एक और लिम्फॉइड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है? लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब नोड्स वर्ड आपको पता है, मतलब नोड्स वर्ड आप रिलेट कर सकते हो, क्या होगा? आप कहीं पर भी मैं पूछूं कि ये क्या है, ये मतलब अगर मैं ये बोलूं कि नोड्स बताओ इनमें से क्या है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है इसमें से आपको ये बताना है कि नोड्स कौन सी हैं, बताओ। बताओ बताओ। तो आप बोलोगे बेसिकली एक पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हम लोग इसको नोड्स बोलते हैं। अभी इस नोड्स में ये बेसिकली एक पूरा जो लिम्फैटिक सिस्टम है हमारा, उस लिम्फैटिक सिस्टम में जो नोड्स प्रेजेंट है, एक एक पॉइंट जंक्शंस प्रेजेंट है, उनको हम लोग बोल रहे हैं। अब जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये कैसे हेल्प कर रही है इम्यूनिटी में? बच्चों ये पता है कैसे हेल्प कर रही है? ये लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, ये लिम्फ नोड आपके लिम्फ में या ब्लड में अगर कोई डिजीज आ रही है, डिजीज नहीं आ रही, बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो ये लिम्फ नोड क्या करेगी, ये ट्रैप कर लेगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये क्या करती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेगी। मतलब मान लो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एंटर करा है, ठीक है, आपके ब्लड में एंटर कर गया है। अब उसका टारगेट है कि उसको आपके दिमाग तक जाना है ना, और खुशी 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 जा रहा है, लेकिन बीच में ही अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने ट्रैप कर लिया, बीच में ही पकड़ लिया, मतलब कोई चोर था जो चोरी करने जा रहा था और उस चोर को चोरी से पहले ही पकड़ लिया, तो चोरी नहीं होगी, यानी कि उस पॉइंट तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंचेगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारी वो डिजीज होनी रह जाएगी ना, नहीं होगी फिर वो डिजीज। ठीक है, इसके अलावा अब कैसे हो रहा है ये? मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुमने चोर को पकड़ लिया, वो चोर तुम्हारी बात मान के बोलेगा कि नहीं करूंगा चोरी अगली बार, मतलब अगली बार क्या, कभी भी नहीं करूंगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करोगे? तुम क्या करोगे, पुलिस वाले को बुला लोगे कि भैया ये चोरी कर रहा है, मतलब चोरी करने जा रहा था, आप इसे पकड़ लो पहले ही, ताकि ये चोरी ना कर पाए। यहां पर भी जब ये लिम्फ नोड्स इन ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं, उसके बाद क्या करेंगी, ये एक्टिवेट कर देती हैं लिम्फोसाइट्स को। क्या कर रही हैं, ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देंगी। अब एक्टिवेट होने के बाद ये लिम्फोसाइट शुरू करेंगे अपना इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट करेंगे ये फाइट। लिम्फो नहीं है बच्चों, लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, क्या क्या हुआ, आपके लिम्फ नोड्स ने क्या करा, आपके और मतलब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं, बट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लिया, जो जा रहा था खुशी खुशी, क्या कर रहा था, डिजीज फैलाने जा रहा है ना, डिजीज अकर कराने जा रहा है। अब उसको तुमने बीच में पकड़ लिया, तुमने सिर्फ पकड़ा नहीं, तुमने पुलिस वाले को बुला लिया, एक्टिवेट कर दिया। तुमने क्या करा, इसने कहा क्या करा, इसने एक्टिवेट कर दिया इस लिम्फोसाइट को, और फिर इस लिम्फोसाइट ने अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिया। क्या करा, इम्यून रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, ठीक है, अब
ओके यहाँ हमने लिम्फोसाइट का काम भी देख लिया। अब लिम्फोइड टिश्यूज में हम लोग एक चीज की बात करते हैं, दैट इज लिम्फोइड टिश्यूज में हम लोग बात करते हैं माल्ट की। ये जो माल्ट है ना, ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में मिल जाएगा। कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है बच्चों आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में। अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ऐसे ही आपको घूमता फिरता नहीं मिल रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है उनको लाइन करता हुआ मिल रहा है। क्या कर रहा है? लाइन करता हुआ मिल रहा है। अब इस माल्ट की फुल फॉर्म क्या है? माल्ट की फुल फॉर्म है बच्चों, हाँ सारा यही लिख दूंगी, माल्ट की फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या फुल फॉर्म है माल्ट की? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये माल्ट कहाँ मिलेगा? दिस माल्ट इज लाइनिंग दी ट्रैक्ट्स लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या करता है? लाइन करता हुआ चलता है। ठीक है, अब ये ना मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो म्यूकोसा है, माल्ट है, ये मतलब 50%, अगर हम लोग लिम्फोइड टिश्यू की बात कर रहे हैं, लिम्फोइड टिश्यूज में 50% आपको माल्ट ही मिलेगा। सोचो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है। क्या कर रहा है ये? क्या करता है ये? कितना मिल रहा है आपको? ऑलमोस्ट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। अब ये हेल्प कैसे कर रहा है यार? कैसे कर रहा है सोचो। म्यूकोसा, म्यूकस से रिलेटेड। अब आपको पता है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक पूरा अंदर तक जा रहा है, वहां पर म्यूकस की लाइनिंग है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है। अब ये जो म्यूकोसा वाली लाइनिंग है, यहां पर क्या हो रहा है? एक तो म्यूकस एंट्रैप कर लेगा, है ना। म्यूकस क्या करेगा? वो एंट्रैप्ट करेगा उन ऑर्गेनिज्म को, और वापस अगर हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, यहाँ पर सीलिया भी है, तो वो सीलिया उनको क्या करते हैं? वापस भेज देते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास कोई दूसरी ओपनिंग तो है नहीं कि यहाँ से गया तो कहीं और से निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से जाना है और यहीं से बाहर निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने बात कर ली है किसके बारे में? हमने बात कर ली है माल्ट के बारे में, बात कर ली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन के बारे में हमने बात करी है, और हमने बात करी है लिम्फ नोड्स के बारे में। और पेयर पैचेस आपको याद करने हैं कि ये भी क्या है? हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, हमने एक चीज छोड़ दी। हमने क्या छोड़ दिया है? हमने छोड़ दिया है एंटीबॉडीज। तो अब हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडीज के बारे में बच्चों। पर एंटीबॉडीज हम ऑलरेडी टर्म तो डिस्कस कर चुके हैं। अब ये मत बोलना नहीं किया था, पिछले लेक्चर में ही किया था हमने डिस्कस। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, कहाँ बन रही हैं? सबसे पहली बात, ये जो एंटीबॉडीज है ये बन कहाँ रही हैं? सोचो। आपकी बॉडी में बनती है। कब बनती है? जब आपका एंटीजन आएगा तब ये एंटीबॉडीज बनेंगी। अब एंटीबॉडीज से रिलेटेड हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर पहले एंटीबॉडीज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी, 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बाद। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? जब हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी,
तो हम लोग बात करते हैं दो तरह की इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग दो तरह की इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। जो पहला है बच्चों वो है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा है आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम लोग एक और टर्म से बोलते हैं, जैसे आपको आपके घर में गोलू चुन्नू मुन्नू बुलाया जाता होगा, इसको भी बुलाया जाता है, इसका दूसरा नाम है सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है गोलू, सेलुलर इम्यूनिटी इसका दूसरा नाम है। और इसका दूसरा नाम है आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। दो नाम है, सेलुलर इम्यूनिटी आपका सेल मीडिएटेड सेलुलर इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या है आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों इम्यूनिटीज को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नहीं तो मैं सब कुछ उसी में बना दूंगी। लेट्स स्टार्ट विद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब हम लोग को एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है ना। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए बच्चों हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे सेल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से सेल्स जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है, दैट इज मेमोरी सेल्स। फर्स्ट क्या है, मेमोरी सेल्स, ताकि सब कुछ याद रह सके, आप भी अपनी मेमोरी में ये सब कुछ याद रखना है, मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा जो टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, दीज आर टी हेल्पर सेल्स। कौन से हैं, टी हेल्पर सेल्स। थर्ड सप्रेसर सेल्स, इनको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो हमारे पास कौन कौन से सेल हम लोगों ने लिख लिए, हम लोगों ने लिख लिए बच्चों मेमोरी सेल्स लिख लिए, हमने टी हेल्पर सेल्स लिख लिए, और हम लोगों ने लिख लिए सप्रेसर सेल्स। और हम लोग को एक जो मेन इंपॉर्टेंट सेल्स है वो है आपके किलर सेल्स या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स। अब ये सेल्स अपना नाम खुद बता रहे हैं, अपना काम खुद बता रहे हैं। खुद सोचो क्या बता रहा है, मेमोरी सेल्स बता रहा है कि जो भी पहले हुआ या जो अब होगा वो मैंने क्या कर रखा है, अपने दिमाग में बैठा लिया, अपने आप को याद करके बैठा हूं कि ये पैथोजन आएगा तो मुझे इसको भेजना है इसके लिए लड़ने के लिए। दूसरे सेल्स क्या हैं, हेल्पर सेल्स हैं, हेल्प कर रहे हैं, इस इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कराने के लिए हेल्प कर रहे हैं। सप्रेसर सेल्स, अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराते कराते कुछ एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हो गया, मान लो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स में एक आता है हमारे एलर्जीज आती है ना, तो मान लो कुछ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स चला गया तो उसको सप्रेस करने के लिए भी
कोई ना कोई प्रेजेंट है, और ये तो मार ही रहे हैं, है ना। साइटोटॉक्सिक सेल्स, किलर सेल्स कौन है जो मार रहे हैं? मतलब इस ग्रुप में एक बंदा है जिसको सब कुछ याद रहता है ना, सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद करके रखेगा, कितना पैसा उसने लिया, कितना पैसा मेरा उधार पे है, कितना पैसा मुझे देना है, सब कुछ याद रखता है ये, ठीक है। हेल्पर सेल्स जो बहुत हेल्पफुल नेचर का है, सब कुछ सबकी मदद करेगा। सप्रेसर सेल सबसे पहले तो किलर सेल कौन है? जो जाके लड़ाई करेगा। फिर एक सप्रेसर सेल भी होना चाहिए ना। सप्रेसर यानी कि जो अगर लड़ाई ज़्यादा हो गई है, किसी चीज़ का रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ऐसा इंसान भी होना चाहिए जो उस लड़ाई को थोड़ा कम कर दे, है ना, थोड़ा उसका रिस्पॉन्स कम कर दे कि शांत हो जा, शांत हो जा, लड़ने में कुछ नहीं रखा। हमारी बॉडी में लड़ना पड़ता है लेकिन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? 4 टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इस पूरे इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या होगा? अब ये इम्यूनिटी शुरू कब होगी? सबसे पहले क्या हुआ? पैथोजन ने एंट्री ली। पैथोजन ने क्या करा? पैथोजन एंटर्ड। कहाँ एंटर किया? जिम में नहीं, पैथोजन एंटर करा है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब सबसे पहले इस पैथोजन से कौन कांटेक्ट करेगा? एक होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जैसे कि मैक्रोफेजेस। सबसे पहले क्या होगा? ये पैथोजन इस मैक्रोफेज पे आके इससे इंटरैक्ट करेगा। पैथोजन ने क्या किया? मैक्रोफेज के पास आया और उससे इंटरैक्ट करना शुरू किया। ये मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, ये स्टेप बहुत इजी हो जाएगा याद रखने में। फिर ये क्या है? दिस इज अ मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। अब क्या हुआ? इस मैक्रोफेज से जैसे ही पैथोजन टकराया, है ना, कि भाई नया बंदा आया है ना, तो दोस्त को बताना है अब हमें, है ना, अपना पूरा करना है काम, है ना। तो मैक्रोफेज से जैसे ही ये आके इंटरैक्ट करा, तब मैक्रोफेज रिलीज करेगा एक सब्सटेंस जिसका नाम है साइटोकाइन। इसने क्या करा? इसने सिक्रीट करा क्या? साइटोकाइन सिक्रीट करा, ठीक है ना। मतलब यहां पर आपका इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होने वाला है ना, इनिशिएट हो गया है। साइटोकाइन रिलीज होने का मतलब है कि इनिशिएट हो गया है, ठीक है। अब इस साइटोकाइन ने क्या करा? ये साइटोकाइन जैसे ही रिलीज होता है, सबसे पहले किसको बुलाएगा? ये हेल्पर सेल्स को बुलाएगा कि कोई ना कोई मदद के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? दिस अट्रैक्ट्स टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। सबसे पहले पैथोजन ने एंट्री ली, पैथोजन ने एंट्री के बाद मैक्रोफेज से आके टकराया, ठीक है, इंटरैक्ट करा। जैसे ही मैक्रोफेज से इंटरैक्ट करा, मैक्रोफेज ने क्या करा? आपका सिक्रीट करा साइटोकाइन, और साइटोकाइन ने क्या करा? सबसे पहले अट्रैक्ट करा किसको? आपके टी हेल्पर सेल्स को। अब ये टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे? ये टी हेल्पर सेल्स बच्चों सिक्रीट करेंगे लिम्फोकाइंस को। ये क्या करेंगे? दीज सेल्स क्या करेंगे? दीज सेल्स विल सिक्रीट लिम्फोकाइंस, ठीक है। और ये लिम्फोकाइंस आगे फर्दर अट्रैक्ट करेंगे किसको? WBCs को, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? दीज सेल्स अट्रैक्ट
WBCs को भी बुला लिया इन्होंने कि अब तो अच्छा खासा तगड़ा रिस्पांस देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इस पैथोजन को। ठीक है, अब जब WBCs आ गए तो क्या हुआ, एक क्लोनिंग प्रोसीजर शुरू हुआ। क्या हुआ, एक क्लोनिंग प्रोसीजर शुरू हुआ। यहाँ पर जब WBCs आ गए तो क्या हुआ, एक क्लोनिंग प्रोसीजर शुरू हुआ। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर क्लोनिंग। अब क्लोनिंग टर्म आपको पता होगा, क्लोनिंग क्या है, सेम टू सेम ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करना, है ना। जैसे कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, सेम ऐसी एक और मेरी तरह प्रेजेंट बना दी जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोनिंग। अब जब ये क्लोनिंग प्रोसीजर हुआ बच्चों, क्लोनिंग प्रोसीजर के बाद क्या हुआ, सबसे पहले 2 सेल्स आए। किसकी क्लोनिंग प्रोसीजर शुरू करनी थी, वो सेल्स तो वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो कौन से सेल्स थे, वो थे आपके किलर सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स। कौन से सेल्स थे, वो थे बच्चों आपके किलर सेल्स या और कौन थे, और थे बी लिम्फोसाइट्स। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, दीज आर दी मेन बॉडी जो आपका क्या कर रही है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स, फिर से याद रखना, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रही हैं एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट सिर्फ हेल्प करती हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो आपके जो किलर सेल्स थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले रिलीज करा लिम्फोटॉक्सिन, है ना, पैथोजन को मारना है ना, लिम्फोटॉक्सिन सिक्रीट करा और आपके बी लिम्फोसाइट ने सिक्रीट करी एंटीबॉडी, जो इसका काम है। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा और टी लिम्फोसाइट्स इनको हेल्प करती हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब आपके पास लिम्फोसाइट, लिम्फोटॉक्सिन है, ठीक है, और क्या होता है, आपके पास एंटीबॉडीज है। ठीक है, अब क्या होगा, ये अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने उस पैथोजन को रोका और क्या करा, अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिया। बट इन केस क्या, बट इन केस अगर इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो गया, है ना, इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, हाई अमाउंट पे रिलीज हुआ, तो वहां पर कौन आएगा, वहां पर आएंगे आपके सप्रेसर सेल्स, जो इनकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, इनकी एक्टिविटी को कम कर देंगे, है ना। लड़ाई कर ली आप लोगों में से किसी एक ने, फिर कौन आया, भैया दीदी, कोई भी आपका बहुत अच्छा दोस्त आया, उसने बोला कि भाई मत करो लड़ाई, तो उन्होंने वो जो रिस्पॉन्स इस लेवल पे था, उस लेवल को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे, उनकी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, कम कर देंगे, न्यूनतम, है ना, बहुत ज़्यादा कम नहीं बट बहुत कम, मतलब कोशिश करते हैं कि कम कर दे उस एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स को। अब जैसे ही ये सप्रेसर सेल्स ने अपना काम किया, तो ये जो पूरी चीज हुई, ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ, ये प्रोसीजर क्या हुआ, आपके स्टोर हो गया मेमोरी सेल्स में जाके। कहाँ स्टोर हो गया, मेमोरी सेल्स में जाके स्टोर हो गया। फिर से बता देती हूँ, इजी, पैथोजन आया, मैक्रोफेज से टकराया, पैथोजन और मैक्रोफेज में हुई टकरार, जिसके वजह से क्या हुआ, मैक्रोफेज ने सिक्रीट करा साइटोकाइन, साइटोकाइन ने अपने बंदे बुला लिए कि इसने मेरे दोस्त को मारा है, और क्या हुआ, साइटोकाइन ने अट्रैक्ट करा किसको, बंदे बुला लिए, टी हेल्पर सेल्स को अट्रैक्ट करा। इन टी हेल्पर सेल ने बोला हमसे तो अकेले काम नहीं होगा, फिर उन्होंने क्या करा, लिम्फोसाइट्स को, लिम्फोकाइंस को क्या करा, सिक्रीट करा। अब जैसे ही उन्होंने लिम्फोकाइंस को सिक्रीट करा, लिम्फोकाइंस ने और लोग बुला लिए, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे WBCs इन्होंने यहाँ पर बुला लिए
और फिर शुरू कर दी क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब उन्होंने जितने लोग बुलाए थे उनको भी क्लोन करना शुरू कर दिया। अब क्लोनिंग के लिए यहां पर प्रेजेंट थे ये किलर सेल्स थे और आपके बी लिम्फोसाइट्स थे। किलर सेल्स ने क्या करा, लिम्फोटॉक्सिन सिक्रीट करा और बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, एंटीबॉडी सिक्रीट करी। बी लिम्फोसाइट मेन बॉडी है जो क्या कर रही है, एंटीबॉडी सिक्रीट कर रही है। और क्या होता है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सिक्रीट करने में मदद करती है, हेल्प करती है। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलके क्या दिया, इम्यून रिस्पॉन्स दिया। मतलब सब ने क्या करा, ओवरऑल इस पैथोजन को मारने की पूरी कोशिश करी। बट क्या हुआ, उस लड़ाई में खुद को अगर हार्म पहुंच रहा है, मतलब ये अंदर लड़ रहे हैं और तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है, तुम्हारी बॉडी में कुछ एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेज आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था एलर्जीज, तब आते हैं क्या, फिर आएंगे आपका मसीहा बन के ये सप्रेसर सेल्स, और सप्रेसर सेल्स इस एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स को कम कर देंगे। ठीक है, और जो ये सारा प्रोसीजर हुआ, फिर आपके ये जो मेमोरी सेल्स है जो कुछ नहीं करते बट बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब कुछ याद रह रहा है, ये सब कुछ अपने अंदर स्टोर कर देंगे, ताकि अगर फिर से ऐसा ही कोई पैथोजन आए तो उन्हें पता हो कि उनको क्या करना है और क्या वो स्टेप्स रहेंगे जिसके वजह से ये उनको अचीवमेंट मिल पाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने कर लिया है बच्चों, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कर लिया हमने, सेलुलर इम्यूनिटी कर ली है। नेक्स्ट जो इम्यूनिटी है हमारी वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हम लोग पढ़ेंगे। अब जब हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंटीबॉडी एज अ टर्म। एंटीबॉडी क्या है बच्चों, एंटीबॉडी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है जब आपकी बॉडी में क्या आ रहा है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए एंटीजन आ रहा है ना। क्या आ रहा है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए एंटीजन आ रहा है। अब जब हम लोग एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है, अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा, ये एंटीबॉडी कौन बना रहा है, एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। Antibodies are formed by B lymphocytes और इनकी हेल्प कौन कर रहे हैं, T lymphocytes। T lymphocytes क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। Help in the formation of एंटीबॉडी। ठीक है, क्लियर है। बी लिम्फोसाइट बना रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब जब हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले तो एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है वो देख लो। एंटीबॉडी का भी निकनेम है, जैसे तुम्हारा है छोटू। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी का दूसरा नाम इज इम्यूनो ग्लोब्युलिन। हम लोग एंटीबॉडी को प्यार से इम्यूनोग्लोबुलिन भी बुलाते हैं। ठीक है, तो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब जब हम इस इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या है, ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। बना लेते हैं इसे। आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है,
ऐसे करके एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर क्या कर रखा है, एक दूसरे से अटैच्ड है यूजिंग डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, इनके पास क्या है, ये दोनों आपस में कैसे अटैच्ड हैं, ये अटैच्ड हैं बच्चों यूजिंग डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इनके पास दो तरह की चेन है ना, इनके पास क्या है, दो तरह की चेन है, और एक है हैवी चेन और एक है लाइट चेन। ठीक है, ठीक है, क्या है, हैवी चेन है, ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, लाइट चेन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब अगर ये एंटीबॉडी है तो प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोटीन किससे बना होता है, आपके अमाइनो एसिड से, यानी कि इसके पास भी क्या होगा, एक आपका एन टर्मिनल होगा और एक आपका होगा सी टर्मिनल। ठीक है, तो क्या है, ये है बच्चों आपका एन टर्मिनल, ये है आपका सी टर्मिनल। ठीक है, यानी कि COO माइनस वाला ग्रुप यहां पर है, NH वाला ग्रुप यहां पर है। ठीक है, अब जब हम लोग इन एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है, अब ये इसके पास यहां पर रह गया, यहां पर क्योंकि अभी क्या होना है, हमने पढ़ा था कि एंटीजन क्या करता है, आपके एंटीजन क्या कर रहा है, आपकी एंटीबॉडी के रिएक्शन को, मतलब एंटीबॉडी के काम को शुरू करवाता है। एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी के काम को शुरू कराता है। ठीक है, यही पढ़ा है हमने, एंटीजन क्या कर रहा है, एंटीबॉडी के काम को शुरू करा रहा है। अब शुरू कराने के लिए उसके पास जगह होगी ना, जहां पर वो जाके एंटीबॉडी के पास जाएगा, उससे चिपक जाएगा, और उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज क्या होंगी, बननी शुरू होंगी, है ना, ये यही तो होगा। तो उस काम को कराने के लिए यहां पर, अभी डायग्राम ढंग से नहीं बन रहा है, प्लीज यार अपना वो ले लेना, क्या कहते हैं उसे, NCERT रखना अपने पास, मतलब ये है मेरा। ठीक है, NCERT क्या करना है, आपको अपने पास रखनी है। ये लो, ठीक है, यहां पर ये जो मैंने ऊपर डिजाइन बनाने में इतना टाइम लिया है, इस डिजाइन बनाने के लिए इसके पीछे क्या है, एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि ये वो साइट है, ये वो जगह है जो क्या कर रही है, यहां पर होता है आके एंटीजन अटैच। यहां पर ये क्या है, दीज आर दी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यार यहां पर भी सी टर्मिनल है, यहां पर भी सी टर्मिनल है। ठीक है, इनके बीच में भी बॉन्ड्स है, जुड़ा सब कुछ हुआ है सब एक दूसरे से। ठीक है, तो आप प्लीज NCERT का भी वो जो स्ट्रक्चर है वो रेफर कर लेना। ठीक है, जुड़ा सब कुछ हुआ है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से दोनों चेन्स क्या हो रखी हैं, जुड़ी हुई हैं। अब ये हैवी चेन हमने बता दी, लाइट चेन हमने बता दी। ठीक है, अब इनके अंदर भी क्या है, एक कांस्टेंट वाला पार्ट है और एक क्या है आपका वेरिएबल रीजन है। ठीक है, एक कांस्टेंट पार्ट है और एक क्या है, वेरिएबल रीजन है। और ये कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन लाइट चेन के लिए हम लोग बात करते हैं। तो दिस लाइट चेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये 2 पार्ट कौन से हैं, एक है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट रीजन है,
और ये क्या है, दिस इज बच्चों वेरिएबल रीजन, यानी कि ये चेंज होता रहेगा। अब चेंज क्यों होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि एक ही एंटीजन आके अटैच करेगा हर बार, एंटीजन भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना, दूसरा एंटीजन भी आ सकता है अटैच होने के लिए, तो ये वाली शेप तो चेंज करनी पड़ेगी, दूसरा आएगा तो। अब ये है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। हमारे पास एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या है, एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एक हेवी चेन है, दो हेवी चेन है, दो हेवी चेन है, दो हेवी चेन है, एक दो लाइट चेन है, और लाइट चेन में भी एक कांस्टेंट रीजन मिलेगा आपको, और कौन सा मिलेगा, एक मिलेगा आपको वेरिएबल रीजन। किसका, लाइट चेन की बात करेंगे तब मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ लाइट चेन में अगर वेरिएबल रीजन है तो काम चल जाएगा? मतलब मान लो कि तुमने इस तरह वाली शेप तो चेंज कर दी है ना, ये तो सेम रह गया यार, फिर कैसे एंटीजन बाइंड करेगा? यानी कि आपका जो हैवी रीजन है उसके अंदर भी क्या है, एक वेरिएबल रीजन है। किसका है, H सिंबलाइज हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। ठीक है, क्लियर है, यानी कि दोनों के पास क्या है, एक एक हैवी कांस्टेंट रीजन है, और क्या है, एक वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल रीजन क्यों है, क्योंकि एंटीजन ने आगे क्या करना है, बाइंड करना है बच्चों। ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब ये पढ़ के या ये देख के आपको याद आई होगी कौन, लॉक एंड की, है ना, ताला चाबी, है ना, ताला चाबी आपको याद आई होगी कि हर एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर चाबी है जिससे हम लोग उसको खोल सकते हैं। ये जो एंटीजन हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, क्योंकि इनको आगे जाके क्या करना है, एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन इनको करना है, जिसकी वजह से एंटीजन आके यहाँ पर क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, अब जब वो बाइंड करेगा, क्योंकि ये वेरिएबल रीजन है, यानी कि एंटीजन की शेप चेंज हो सकती है, उसके हिसाब से इनकी भी शेप चेंज हो रही है, इनके साइड की भी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये सिंबलाइज करता है किसको, लॉक एंड की मेथड को। ठीक है, लॉक एंड की मेथड को भी सिंबलाइज करता है। अब जब हम लोग इस सिंबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, है ना, जब हम लोग इस सिंबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके पास एक पैराटोप रीजन है और एक एपिटोप रीजन है। एक क्या है, एक पैराटोप रीजन है बच्चों, और एक एपिटोप रीजन है। ये जो पैराटोप रीजन है, जब लोग पैराटोप के बारे में बात करते हैं, पैराटोप रीजन देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस पे नहीं बन पाएगा, ध्यान से देखना। ये ऊपर वाला पार्ट बना रही हूं जो आपका क्या है, वेरिएबल वाला पार्ट है। ठीक है, ये देखो, ये कौन सा रीजन है बच्चों, दिस इज द वेरिएबल रीजन। ठीक है, और यहां पर आके कौन अटैच हुआ है, एक मिनट, यहां पर आके अटैच हुआ है बच्चों आपका एंटीजन। ठीक है, यहां पर कौन अटैच हुआ है बच्चों, आपका एंटीजन अटैच हुआ है। ठीक है, अब ये जो देखो इधर नीचे दो है ना, एक ये वाला पोर्शन है और एक ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, एक नीचे वाला मतलब पैर है और हाथ है ना, हमारे जैसा स्ट्रक्चर है, पैर है और हाथ है। तो ये जो पैरों वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस इज पैराटोप। पैराटोप, ये पैरों वाला स्ट्रक्चर क्या है, पैरा। ठीक है, आपको याद रहेगा, दिस इज
पैराटोप, और ये क्या है, दिस इज एपीटोप। एपी यानी कि ऊपर, ऊपर वाला रीजन, ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पैरा रिप्रेजेंट नीचे वाला स्ट्रक्चर और एपी रिप्रेजेंट ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। याद कैसे रहेगा, पैर पैरा, एपी यानी कि ऊपर वाला रीजन, ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों है, ये देखो इनके पीछे रीजन क्या है। ये जो पैराटोप है बच्चों, दिस पैराटोप इज एंटीजन बाइंडिंग, इज फॉर एंटीजन बाइंडिंग, यहां आके एंटीजन बाइंड कर रहा है। फिर ऊपर वाला क्यों बनाया, मतलब क्या जरूरत थी, जब ताला ने चाबी खोल ली तो क्यों, क्या जरूरत थी, क्योंकि ताले को पता भी तो चलना चाहिए कि मेरी चाबी है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, ये करेगा एंटीजन को डिटरमाइन। तो ये कौन सी साइट है, एंटीजन डिटर्मिनेट साइट, ठीक है। अब पता चला पैराटोप और एपिटोप क्या है। पैराटोप क्या है, यहां पर आके एंटीजन बाइंड कर रहा है, और एपिटोप क्या है, एपिटोप वो स्ट्रक्चर है जहां पर आपका एंटीजन को डिटरमाइन किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, लिखा नहीं है, अगर बोल रही हूं लिख नहीं रही हूं तो भी आपको लिखना है। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है और दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, H2L2 भी बोलते हैं। H रिप्रेजेंट हैवी, L रिप्रेजेंट लाइट चेन। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हम लोग पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नेक्स्ट पे ही पढ़ते हैं, यहां पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई होप दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, क्या होगा, सबसे पहला इज ए ग्लूटिनेशन। हमने ये टर्म पहले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हम ये टर्म क्या कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। एंटीजन जब एंटीबॉडी से रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी मैकेनिज्म या रिएक्शन शो करता है, तो क्या हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ए ग्लूटिनेशन। यहां पर क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है। ये कहां होता है, ये होता है बच्चों सरफेस ऑफ दी पैथोजन। ये कहां पर होता है, सरफेस ऑफ दी पैथोजन पे होगा, जिसके वजह से जब ये रिएक्शन होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगी, सेल लाइसिस हो जाएगी। क्या हो गया है, सेल लाइसिस हो गई है, यानी कि वो पैथोजन टूट जाएगा, कट जाएगा, मर जाएगा, पिटेगा नहीं, मतलब वो बेसिकली डिवाइड कर जाएगा। लाइसिस रिप्रेजेंट डिवाइड, ठीक है। तो क्या हो गया, सरफेस ऑफ द पैथोजन पे ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, जिसको हम लोगों ने बोला एग्लूटिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्सोनाइजेशन। क्या है, नेक्स्ट इज, यहां लिखते हैं ऑप्सोनाइजेशन। क्या आपने ये टर्म पहले सुना है, बताओ, क्या आपने ये टर्म पहले सुना है? ऑप्सोनाइजेशन बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, हमने एक बैक्टीरिया को, हमने क्या करा, बैक्टीरिया को कोट कर दिया विद ऑप्सोनिन,
ठीक है, इसको क्या किया हमने, क्या करा, उस बैक्टीरिया को कोट कर दिया विद ऑप्सोनिन। अब जब ऑप्सोनिन के साथ हमने इसको क्या कर दिया, कोट कर दिया। अब ऑप्सोनिन क्या है, ऑप्सोनिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ऑब्वियसली एंटीबॉडी से रिलेटेड है, उनका फंक्शन है, तो ऑप्सोनिन इज अ एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडीज को हम लोग बोलते हैं ऑप्सोनिन, बताओ। आपके पास पता होगा, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, सॉरी बच्चों। इसके बाद हम लोग वैसे वो करने वाले थे। हमारे पास 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। एक है आपकी क्या, जी, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये क्या है, 5 तरह के आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। तो इनमें से ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। तो अभी बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी एंटीबॉडी, IgG और IgM ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज होती हैं। अब ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, इस एंटीबॉडी से कोट कर देगा, जिसके वजह से फिर वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, उस बैक्टीरिया में या उसमें क्या आ जाएगा, फैगोसिटिक चीजें आ जाएंगी, फैगोसाइट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, फैगोसाइट की तरह एक्ट करना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। यहां पर कुछ नहीं कर रहा, ये किसी टॉक्सिन, मतलब कोई टॉक्सिन आया और उसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके उल्टा उसका उल्टा टॉक्सिन देके। ठीक है, जैसे हम लोग एसिड प्लस बेस करते हैं, सेम यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, न्यूट्रलाइज कर दिया है टॉक्सिन्स को। ठीक है, यहां इन्होंने क्या किया है, इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है बच्चों टॉक्सिन्स को। अब जब टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज हो गए हैं तो ये है आपका क्या, दिस इज 3 हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शंस कह लो या मेथोडोलॉजीज कह लो, ये दोनों हम लोग तरह वर्क कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज कैसे कैसे वर्क कर रहा है। एक ग्लूटिनेशन की तरह वर्क कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है और ऑप्सोनाइजेशन भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि ये 5 तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इनके ना कुछ कुछ ऊपर ऊपर के फंक्शन है, वैसे हम लोग उसको अभी पढ़ेंगे। IgG क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी फ्लूइड्स को। क्या कर रहा है, दिस प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड्स। वहीं पर हम लोग जब बात करते हैं IgA की, तो ये क्या कर रहा है, दिस प्रोटेक्ट बॉडी सरफेसेस। क्या कर रहा है, बॉडी सरफेसेस को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो IgM है बच्चों, ये क्या कर रहा है, दिस प्रोटेक्ट बॉडी की ब्लड स्ट्रीम को स्पेसिफिकली क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्या कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट कर रहा है, बॉडी की ब्लड स्ट्रीम को। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, आ गया है IgE। अब जब हम लोग IgE के बारे में बात करते हैं तो क्या कर रहा है, IgE के बारे में जब लोग बात करते हैं बच्चों, IgE इट मीडिएट्स रीजनल कंपैटिबिलिटी। क्या कर रहा है, ये मेडिएट करता है रीजनल कंपैटिबिलिटी को। ठीक है, कंपैटिबिलिटी को या फिर एक पर्टिकुलर रीजन की हाइपर सेंसिटिविटी को भी मीडिएट करता है। क्या कर रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी को मीडिएट कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ, इसने बॉडी फ्लूइड्स को करा, इसने बॉडी सरफेस को करा, इसने पर्टिकुलरली बॉडी स्ट्रीम को, और इसने एक तो कंपैटिबिलिटी और दूसरी क्या है, एक हाइपर सेंसिटिविटी को, एक रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी को क्या करा, मीडिएट करा। अब IgD के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये क्या करते हैं, दीज एक्टिवेट्स बी लिम्फोसाइट्स।
क्या करा इन्होंने, इन्होंने एक्टिवेट करा बी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, क्लियर है। अब हमारी बॉडी की हम लोग जब बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 लाइन ऑफ डिफेंस है ना। जैसे कि मान लो वॉर के चांसेस में पहली लाइन, ये मतलब वो नहीं होता था युद्ध राजा महाराजाओं का, हाथी खड़े हैं, हाथी पे लोग बैठे हैं, ठीक है, फिर वो वाली लाइन खड़ी है जहां पर वो तोपें रखी हुई हैं, फिर पीछे आते थे लास्ट में वो सारे सैनिक जो ऐसे लड़ाई करते थे, मैन टू मैन लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के पास क्या है, हमारी बॉडी के पास है लाइन ऑफ डिफेंस। तो 3 तरह के लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि वो पहली रो कौन सी है, दूसरी रो कौन सी है और तीसरी रो कौन सी है। तो पहली रो बच्चों, पहली रो तो यही है ना, हमारी स्किन, हमारी त्वचा, ठीक है। तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, पहली लाइन ऑफ डिफेंस है बच्चों स्किन या फिर म्यूकस। ये सारी चीजें क्या है, ये है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। वहीं पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है बच्चों आपका न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है। यानी कि वो जो हमारे WBCs को हमने जब डिवाइड करा था बहुत सारे सेल्स में, वो सारे कहां आ गए, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, सारे के सारे क्या हैं, फैगोसिटिक है बच्चों। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपका आ जाता है स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट्स या फिर टी लिम्फोसाइट सेल्स। स्पेसिफिक सेल्स की ये वाली डिजीज आ रही है तो ये वाला सेल ही जाके इसके अगेंस्ट लड़ेगा और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग ना स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ लेते हैं इम्यूनिटी के, मतलब जो हम लोग के टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है उसके बारे में हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद IgG। क्या क्या प्रोटेक्ट कर रहा है वो हम लोगों ने देख लिया है, IgG, ठीक है। IgG कितनी है आपकी, 70 to 80%। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में 70 to 80% कौन है, आपकी IgG है। और ये एक ऐसी एंटीबॉडी है विच कैन क्रॉस दी प्लेसेंटा, इट कैन क्रॉस दी प्लेसेंटा। और ये कैसे अपना काम करती है, दिस इज फैगोसिटिक इन नेचर। अभी जब हम लोगों ने ऑप्सोनाइजेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि ऑप्सोन वो क्या करता है, बैक्टीरिया को कवर कर देगा जिसके वजह से वो फिर फैगोसाइटोसिस करेगा। तो ये क्या है, फैगोसाइटिक इन नेचर है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाली कौन सी है, सेकेंड वाली है बच्चों हमारी IgA, ठीक है। सेकेंड वाली कौन सी है, सेकेंड वाली है IgA। और जब हम लोग IgA की बारे में बात करते हैं तो दिस इज 10 to 15%, ठीक है। ये क्या है, 10 to 15%। IgA कितनी प्रेजेंट है, 10 to 15%, ठीक है। अब इनको हम लोग सिक्रीटरी एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, सिक्रीटरी एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज हैं आपको मिल जाएगी कहां पर, कोलोस्ट्रम में। कोलोस्ट्रम अभी पिछले 2 चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, कोलोस्ट्रम क्या है। कोलोस्ट्रम बच्चों येलोइश फ्लूइड है, ठीक है, येलोइश फ्लूइड है जो सबसे फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका IgA वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसके अलावा बताओ कहां प्रेजेंट होगा,
इसके अलावा आपके टीयर्स में, है ना, आंसुओं में, ये जो रिजल्ट आने के बाद बहते हैं, अगर आपने पढ़ाई करी है तो सच्ची वाले बहेंगे, नहीं तो फिर मगरमच्छ वाले आंसू बहेंगे। टीयर्स में, सलाइवा में, म्यूकस में आपको ये एंटीबॉडीज मिल जाएगी। इसके अलावा क्या करती है, ये विसरल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है, विसरल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज GAMM, IgM। अच्छा, पहले तो बता दूं, इसको हम लोग याद कर सकते हैं, पता पांचों आपको याद कैसे हो जाएंगी, GAMED, गेम्ड। ठीक है, कैसे याद होगी, गेम्ड के नाम से ये एंटीबॉडीज आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट है 5 to 10% प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है बच्चों, दिस इज प्रेजेंट 5 to 10% ये प्रेजेंट है। और ये आपकी है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, साइज की बात कर रहे हैं, नहीं तो नंबर कम है, देख लो। ये क्या है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है। और ये क्या वर्क करती है, ये आपका वो पूरा एग्लूटिनेशन वाला रिएक्शन करेगी, एग्लूटिनेशन वाला रिएक्शन करेगी, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये करती है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है बच्चों IgE। ठीक है, IgE। अब जब हम लोग IgE के बारे में बात करते हैं तो लेस देन 1% प्रेजेंट है, 0.5% कुछ प्रेजेंट होती है ये IgE, लेस देन 1% प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस वाली चीजों में वो करती है, काम अपना फंक्शन करती है, यानी कि मास्ट सेल, बेसोफिल्स के आसपास ये आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट इज हमारी कौन सी बची, गेम्ड, GAME तक हो गया है। अब हमारे पास है IgD, यानी कि लास्ट एंटीबॉडी जो हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं दैट इज D, IgD। IgD कितना प्रेजेंट है, 1% तक प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है, 1%। वो लेस देन 1% है, ये आपको 1% तक तो मिल ही जाएगी। और इसका फंक्शन क्या है, ये आपके बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट्स बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनाइजेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद HLA सिस्टम। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में। ठीक है, सबसे पहले हमने ह्यूमन इम्यून सिस्टम शुरू करा। हमने देखा कि क्या क्या इम्यून सिस्टम में हमारे पास है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं। फिर हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लीन वगैरह के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी करी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात करा। प्लस अब हम लोगों ने फिर स्टार्ट करा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को पूरा पढ़ा, जिसमें एक पैथोजन आया, माइक्रोफेज से टकराया, फिर माइक्रोफेज ने साइटोकाइन रिलीज कर दिया, गुस्सा आ गया। फिर इस साइटोकाइन ने अपने हेल्पर सेल्स बुला लिए कि एक से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग चाहिए। इस टी हेल्पर सेल ने लिम्फोकाइंस को सिक्रीट करा, फिर WBCs अट्रैक्ट हुए और फिर किलर सेल्स ने अपना काम करा और बी लिम्फोसाइट ने अपना काम करा। फिर हमने पढ़ा एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस के बारे में, जिसमें सबसे हम लोगों ने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बाद में हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारी 5 तरह की एंटीबॉडीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने जो स्पेसिफिकली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पढ़ी है दैट इज फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज या मेथडोलॉजीज ऑफ एंटीबॉडी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एग्लूटिनेशन के बारे में,
न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्सोनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। 3 लाइन ऑफ डिफेंस हम लोगों ने पढ़ी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फिर हम लोगों ने कितना कितना टाइप, हमारा कितना, मतलब अगर हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कितनी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कंसिस्ट है, जैसे IgG 70 to 80%, और सबसे कम कौन सी है, IgD। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन आपको याद रखनी है कौन सी है, IgM। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट करेंगे वैक्सीनाइजेशन इम्यूनाइजेशन से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको इम्यूनिटी एटलीस्ट क्लियर है। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनाइजेशन, HLA और कुछ डिजीजेस या एलर्जीज हम लोग उधर पर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।